गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बंगाल में कंपनी का शासन की स्थापना एवं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी किसकी अनुमति से बनाई? तो किससे अनुमति लेकर बनाई? शाह सूजा के। कब मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान बना? तो 1700 ईस्वी में। मुर्शीद कुली खां बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। आगे देखते हैं। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां के निधन के बाद किसने शासन किया? तो सुजाउद्दीन ने। किसने शासन किया? सुजाउद्दीन ने। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो 1740 ईस्वी में। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? 1740 ईस्वी में। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना कब की गई? तो 1733 ईस्वी में। तीनों प्रांत को मिला दिया गया एक साथ और मिलाकर इसके एक नया प्रांत बना दिया गया। कब? 1733 ईस्वी में। अलीवर्दी खान ने किसे कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाजत नहीं दी? क्या कह रहा है? इजाजत नहीं दी। कहाँ? कलकत्ता एवं चंद्रनगर। चंद्रनगर वही कलकत्ता के बगल में ही है। तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों दोनों को इजाजत नहीं दी कि आप लोग यहाँ किलेबंदी कीजिए। किस कारण उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा? तो कारण क्या था उसका? मराठों के आक्रमण के कारण। मराठों के आक्रमण के कारण। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। कौन बना? सिराजुद्दौला। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे आएगा, देखेंगे हम लोग तब। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो 1756 ईस्वी में। कब बना? 1756 ईस्वी में। अंग्रेजों को किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी को किस पर कब्जा कर लिया? क्या करा? अंग्रेजों को किलेबंदी, उन लोगों को मना कर दिया गया था कि किलेबंदी मत कीजिए, इसके पहले के शासक द्वारा, नवाब द्वारा। इसके बावजूद ये लोग कर दिए। किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी में किस पर कब्जा कर लिया? तो फोर्ट विलियम पर, कलकत्ता में ही था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से हारने के बाद कहाँ शरण ली? तो बंगाल की खाड़ी के पास एक द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में। कौन सा? फुल्टा द्वीप। वहीं पर इन लोगों ने शरण जाके ली, हुगली नदी के इंड जहां पर होता वहीं पर। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किस अंग्रेज द्वारा पराजित हुआ? तो किस अंग्रेज द्वारा हुआ? क्लाइव द्वारा। क्लाइव कहा जाता है कि बहुत चतुर व्यक्ति था और यह शुरुआत समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कलर के रूप में आया था, लेकिन साउथ में एक युद्ध में ये अपना बहुत प्रभाव डाला, इसके कारण इसे गवर्नर बना दिया गया। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किस अंग्रेज द्वारा पराजित हुआ? तो क्लाइव द्वारा। ब्लैक होल की घटना कब घटी? तो 20 जून 1756 ईस्वी में। यह घटना याद है आप लोगों को? इस घटना में बहुत सारे, लगभग 200 अंग्रेज व्यक्ति को एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया, और जहाँ की अगले दिन जब गेट खोला गया तो उसमें से बहुत कम लोग जीवित बचे, 10-15 की संख्या में। इसी घटना को एक हॉलविन नामक व्यक्ति ने किताब में लिखा। उसी को क्या जाना जाता है? ब्लैक होल की घटना। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी किसे बनाया? सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी किसे बनाया? तो मनिक चंद को। मनिक चंद को। बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर कौन था, यानी कि सबसे रईस व्यक्ति? तो जगत सेठ। किसने घूस लेकर कलकत्ता को अंग्रेजों को सौंप दिया? तो मनिक चंद ने। ये नाम आ गया ना, इससे पहले हम लोग देखे थे अभी। अलीनगर की संधि कब हुई? तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। अभी प्लासी के युद्ध के पहले की ये सब घटना है। फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को अंग्रेजों ने कब जीता? यानी चंद्रनगर पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का। चंद्रनगर को अंग्रेजों ने कब जीता? तो मार्च 1757 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई कब हुई? ये डेट आप लोग को याद रखना होगा, हमारे इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ से अंग्रेज जो व्यापार करने आए थे वो शासक बनने की ओर बढ़ चले थे। पूरी तरह से तो नहीं बढ़े थे अभी, लेकिन शासक बढ़ने की ओर अपना कदम बढ़ा चुके थे। तो प्लासी की युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? यानी लीडर कौन था अंग्रेजी सेना का? तो रॉबर्ट क्लाइव। किसे 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया? तो सिराजुद्दौला के बाद कौन बना? मीर जाफर, जो कि
सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? मीर जाफर के पुत्र मीरान ने। मीर जाफर के पुत्र मीरान ने। मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना? तो 1760 ईस्वी में। कब बना? 1760 ईस्वी में। किसने देसी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया? किसने देसी व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया? तो मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? देखिए यही कारण था। क्या कारण था? कि अंग्रेज अपना जो इन लोगों को मिला हुआ था कि आप लोग बिना चुंगी दिए हुए अपना सामान बाहर भेज सकते हैं, उस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, तो क्या अंग्रेज इसका दुरुपयोग करने लगे थे। ये लोकल व्यापारियों को भी वो चुंगी अपना जो तमगा मिला था वो दे दिया करते थे और उनके सामान को भी फ्री में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे और उनसे पैसा ले लिया करते थे अंग्रेज अधिकारी। तो इससे क्या हो रहा था? बंगाल के खजाने में पैसे की कमी हो रही थी, क्योंकि जो बंगाल के खजाने में पैसा आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा था। वो पैसा किसके पास जा रहा था? अंग्रेजों के पास। तो क्या यहाँ पर किया मीर कासिम ने? और दिमाग लगाया और कहा कि जाइए सभी के लिए सामान, कोई भी चुंगी कोई भी कर नहीं लगेगा अब एक्सपोर्ट करने में। तो यही सब कारण रहा जिसके चलते बक्सर का युद्ध हुआ आगे, जो हम लोग देखने जा रहे हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बता सकते हैं बक्सर किस स्टेट में है? आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? देखिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव नहीं रहेंगे, यहाँ पर नया कौन? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो। लेकिन बक्सर के युद्ध में जो पार्टी हारी थी उन लोगों के बीच और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि में वापस रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बहुत चतुर व्यक्ति था। तो चलिए आगे देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? तो 1765 ईस्वी में। कब हुई मीर जाफर की मृत्यु? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो नया व्यक्ति बन गया नवाब नजमुद्दौला। कौन बना? नजमुद्दौला। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खां को। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव देखिए यहाँ पर वापस आ गए। लगान वसूलने के लिए कंपनी ने किसे नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खां को। मोहम्मद रजा खां लगान वसूलता था कंपनी की तरफ से। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 ईस्वी में। क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर बना है, आगे भी बनेगा। देखिए आगे मिलता है तो आप लोगों को बताते हैं। किसने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की? द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो क्लाइव को। प्रश्न आएगा कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। किसने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की? तो क्लाइव ने। कर्नल क्लाइव का गधा सियार की संज्ञा, यहाँ अच्छा लिखा हुआ है, संज्ञा किसे दी गई? तो मीर जाफर को। मीर जाफर को क्या कहा जाता था? रॉबर्ट क्लाइव का गधा या सियार। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया? तो कब पास किया गया? 1773 ईस्वी में। पॉलिटी में भी है, ये जो जितना भी एक्ट आएगा ये पॉलिटी में हालांकि पढ़ने के लिए रहता है, क्योंकि संवैधानिक विकास के तौर पर हम लोग इन सारे एक्टों को देखते हैं। आगे आएगा पिट्स इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, तो बहुत सारे अधिनियम आएंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं पॉलिटी में देखते हैं, क्योंकि वो संविधान जब हमारा बना तो उससे पहले भारत में संवैधानिक ढांचा किस तरह से आया, कानूनी सुधार लाया गया कई तरह के, तो वो सब हम लोग पॉलिटी में देखते हैं। तो उसी का एक यहाँ पर चैप्टर है, एक टॉपिक है, सॉरी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? तो 1773 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ? तो 1784 ईस्वी में। कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1698 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? यानी अंग्रेजों द्वारा लूट भारत में किस घटना के बाद प्रारंभ हो गया? तो किस घटना के बाद? पलासी के युद्ध के पश्चात। क्योंकि उस बाद हो गया कि बंगाल की नवाब था उसे हरा दिया गया। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। आगे चल के बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब को भी हराया गया और दिल्ली के शासक को भी हराया गया और प्लस बंगाल के नवाब को भी। यहाँ तीनों की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा हरा दिया गया। तो यहाँ एक
कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ व्यापारी के तौर पर आया था और यहाँ शासक बनने की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। डेनिश व्यापार का मुख्यालय कहाँ था? तो श्री रामपुर। कहाँ था? श्री रामपुर। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त कहाँ लागू की? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ की? मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, VVI है, टॉमस मुनरो ने। कौन? टॉमस मुनरो। एक और कौन मुनरो मिले थे हम लोगों को? हेक्टर मुनरो, जो कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ कौन है? टॉमस मुनरो। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। किन के बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई? तो किस युद्ध से हुआ? बक्सर के युद्ध से। यहाँ 3 सेनाएं मिली हुई थी, दिल्ली का, अवध का और नेपाल का। सामने कौन था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये तीनों सेना को अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की? तो हम लोग देख चुके हैं नवाब सिराजुद्दौला को। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया? तो जमींदारों के साथ। 3 नाम आता है, अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा क्या आता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा आता है महालवाड़ी व्यवस्था। ये तीनों आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। सहायक संधि के सिद्धांत किससे संबंधित था? तो लॉर्ड ब्लेजली से। कौन लाया था सबसे पहले? लॉर्ड ब्लेजली। और यहाँ पे प्रश्न पूछता है सबसे पहले सहायक संधि के तहत किसको मिलाया गया? तो किसको मिलाया गया था? हैदराबाद को। याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले सहायक संधि कौन स्वीकार किया? तो हैदराबाद। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? क्या क्या बंगाल से निर्यात करता था अंग्रेज? तो रेशमी सूती वस्त्र तथा नील। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद। देखिए आ गया ना, हैदराबाद। सुगोली की संधि 1816 में किनके बीच हुई? तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI इसको कर लीजिए। सुगोली की संधि किनके बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा भी लिखा रहता तो सही होता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली लोगों के बीच। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर। क्या थी? लाहौर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा? शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो किस युद्ध के बाद? अमृतसर विजय के अभियान के बाद। किसके बाद? अमृतसर विजय अभियान के बाद जमजमा नामक तोप। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? तो दिल्ली में। किसने मजबूत सत्ता स्थापित कर अंग्रेजों को 19वीं शताब्दी में चुनौती दी? तो रंजीत सिंह ने। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो कपूर सिंह ने की थी। किसने की थी खालसा दल की स्थापना? कपूर सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो कौन थे? खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, है ना सुनने के लिए। तो कौन थे? खड़क सिंह। किस राजपूत शासक ने जीज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो राजा सवाई जय सिंह ने। मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। ये बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा, ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरह से याद कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगम। कहाँ थी? श्रीरंगम। और इसको क्या बोला जाता है? श्रीरंगपट्टनम। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो किसने किया? मराठों ने। किसने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ?
तो कौन हुआ था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई। कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। भारतीय शासकों में कौन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो टीपू सुल्तान थे वो। कौन थे? टीपू सुल्तान। कहाँ किए थे? फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस के साथ, फ्रांसीसियों के साथ इनकी दोस्ती रहती थी हमेशा। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? तो किसने की थी बेसिन की संधि? पेशवाओं में से बाजीराव द्वितीय ने। बोडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। कहाँ के थे? मैसूर रियासत के। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक कौन था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जनक कौन था? कोलवर्ट। कौन थे? कोलवर्ट। वास्को डी गामा ने द्वितीय बार भारत की यात्रा कब की? तो 1502 ईस्वी में। कब की? 1502 ईस्वी में। और पहली बार कब? तो 1498 ईस्वी में। डेट याद है आप लोगों को कि वास्को डी गामा कब आया? तो 17 मई 1498 को। अंग्रेजों ने डचों को भारत में आखिरी अधिकार क्षेत्र से कब बेदखल कर दिया? यानी कि डच भारत से कब चले गए या कब वहां उनकी सत्ता समाप्त हो गई? तो 1759 ईस्वी में। कब हुई? 1759 ईस्वी में। भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कब की थी? 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब की थी? 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों ने किसे परास्त कर 1612 ईस्वी में भारत में सूरत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया? तो पुर्तगालियों को हराकर। किसे हराकर सूरत पर अधिकार स्थापित किया? पुर्तगालियों को। भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। कहाँ था? पांडिचेरी में। कहाँ था? पांडिचेरी में। अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के विचार से 1700 ईस्वी में विलियम फोर्ट की स्थापना कहाँ की? कहाँ की? आप लोग देखे अभी आगे प्रश्न, कलकत्ता में। देखे थे ना कहाँ था फोर्ट विलियम? कलकत्ता में। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? तो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने की? तो मीर कासिम ने। बंगाल प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष निर्वाचित होता था तो कैसे होता था? कंपनी के निर्देशकों द्वारा। कैसे होता था? कंपनी के निर्देशकों द्वारा। भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला राजा था तो कौन था? हैदर अली। हैदर अली वही है टीपू सुल्तान के पिता। और हैदर अली बोडियार वंश के शासक के बाद वहां शासन करना प्रारंभ कर दिया था मैसूर में। मैसूर वर्तमान का आज कर्नाटक वाला क्षेत्र बोल सकते हैं है। किसने घोषणा कर रखी थी कि अंग्रेजों को पहले से अर्काट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? क्या कहा था? घोषणा किया था कि वह अंग्रेजों को पहले अर्काट से बाहर करेगा, उसके बाद भारत से, अंततः भारत से। तो हैदर अली घोषणा कर रखा था। वह कौन से ब्रिटिश जनरल थे जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा युद्ध में हराया? तो सर आयरकुड। भारत के पश्चिमी तट पर किस स्थान पर अंग्रेजी फैक्ट्री थी? तो किस स्थान पर थी पश्चिमी तट पर? कन्नूर में। कन्नूर में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का किसने साथ दिया था? तो मोहनलाल और मीर मदान ने। सिराजुद्दौला का साथ किसने दिया था? मोहनलाल एवं मीर मदान ने। काल कोठरी की घटना घटित कहाँ हुई थी? वही ब्लैक होल की घटना। तो कलकत्ता में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल काटकोठरी दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला। क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर बन के आया। कब आया? 1765 ईस्वी में। बताया ना क्लाइव 2 बार आया। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? किस भारतीय को किया था? तो राजा सिताब राय को। किसे? राजा सिताब राय को। प्रथम बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे। लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल मालूम है आप लोगों को? 1823 से लेकर 28 तक। 1828 तक किसका शासन था? लॉर्ड एमहर्स्ट का। अंग्रेजों और तिब्बतियों के बीच संधि किसके काल में हुई? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। अंग्रेजों और तिब्बतियों के बीच संधि किसके काल में हुई? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। द्वितीय बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था।
2 अक्टूबर 1838 को अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसने की? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। किस एक्ट द्वारा विजय की योजनाएं तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागने की घोषणा की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। किस राज्य का विलय डलहौजी के कुशासन के आरोप में किया गया? तो अवध। किस राज्य का विलय डलहौजी के कुशासन के आरोप में किया गया? तो अवध। डलहौजी द्वारा दिए गए किस राज्य के विलय को डायरेक्टरों ने निरस्त कर दिया? तो करौली को। दार्जिलिंग को किसने भारत में सम्मिलित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सिंध प्रदेश को जीतकर अंग्रेजी राज में किसने मिलाया? तो नेपियर ने। सिंध प्रदेश को जीतकर अंग्रेजी राज में किसने मिलाया? तो नेपियर ने। सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड एलन बरो। देशी राज्यों को अंग्रेजी राज में न मिलाने का वचन किसने दिया था? तो महारानी विक्टोरिया ने। किसने कहा था कि देशी राज्यों को अंग्रेजी राज में न मिलाया जाए? तो लॉर्ड विक्टोरिया। ब्रिटिश सत्ता व देशी राज्यों के मध्य संबंधों का पर विचार करने के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई? तो बटलर कमेटी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।